सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल हमने 21 क्वेश्चन मतलब 21वां क्वेश्चन तक जो प्रैक्टिस पेपर इसको सॉल्व किया था। आपको एक एक ये क्वेश्चन बता रहा हूँ वही है जो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं को लिया गया है। ठीक है, ये 2013 के सारे क्वेश्चन हैं। उसके साथ साथ आपके लिए क्वेश्चनों को व्याख्यान्वित सहित एक क्वेश्चन में कम से कम मैं आपको पाँच क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ एक क्वेश्चन में, मतलब 5 क्वेश्चन बताता हूँ एक क्वेश्चन में। अगर मैंने 20 करा दिए तो 20 क्वेश्चनों में आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो हम करवाएंगे आपको एग्ज़ाम तक, जिससे आपको एलटी गेट हो, वो टीजीटी पीजीटी आपका है ही। उसी हिसाब से टॉपिक वाइज क्लास चल रही है और उसके साथ 1500 मॉक टेस्ट हो गए। हिंदी साहित्य का मैंने पूरा पोर्शन समाप्त कर दिया। जैसे हिंदी साहित्य मतलब हिंदी में संस्कृत साहित्य का जो 100 नंबर का आना है, उसका मैंने प्लस 250 मॉक टेस्ट प्लस उसकी जितनी क्लासें हैं, भास, कालिदास, भारवी, भवभूति, डांडी, सभी के बारे में सभी के बारे में हमने आपको विधिवत क्लास ली और उसके बाद मॉक टेस्ट कराए। और आपने देखा होगा उसके साथ साथ जो क्लासेस उसकी सारी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। 90+ क्लासें पड़ी हुई हैं उस पर। हिंदी साहित्य से इतिहास से लेकर आदिकाल, भक्तिकाल, निर्गुण सगुण भक्तिधारा, आधुनिक, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद, द्विवेदी काव्ययुगीन काल और उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, ये सब मैं क्लास ले चुका हूँ, सब बता चुका हूँ। सभी निबंध, कहानियाँ, एकांकी रिपोर्टाज रहेगा, ये भी आपको क्लास की सीरीज ले लूँगा। फिर उसके बाद उसके मॉक टेस्ट कराऊंगा। जितने ये उपन्यास कराए थे उसके मॉक टेस्ट कराए थे, हर उसके मॉक टेस्ट कराता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ना हो कि आपको फंसे ना। हाँ, उसके साथ साथ क्लास तो आज हम ले ही रहे हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट करना है क्योंकि सिलेक्शन दिलाना है, एग्जाम नगरी ने ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना है। कोई भी राज्य का टीजीटी पीजीटी या हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको करना क्या है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा रेड बटन से। ठीक है, रेड बटन से सब्सक्राइब लिखा हो, उसको दबा दीजिए। अगर आप नए हैं तो ब्लैक हो जाएगा, मतलब आप सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका ब्लैक होगा। ठीक है, तो आपका अगर ब्लैक नहीं है तो आप रेड जहाँ लिखा हुआ सब्सक्राइब से उसको दबा दें। उसके बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन के बाद आपको क्लासें कंटिन्यू मिलती रहे एग्ज़ाम तक। उसके बाद एलटी गेट का भी हम चालू कर रहे हैं। एलटी गेट का आपका चालू हो चुका है 30 नंबर। हिंदी साहित्य तो चल ही रहा है, एलटी गेट में काम आएगा। उसके साथ साथ जो उसमें आएगा जीएस जीके, वो जो मैं यूपी त्रिवर्षीय पेट की क्लास करा रहा हूँ ना, वो एलटी गेट के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। वही सब आना है। ठीक है, वही जितने मॉडल पेपर करा रहा हूँ वो एलटी गेट और वीडियो के हिसाब से क्वेश्चन है कि जो आपको एलटी गेट में जो जीएस जीके आना है वो आपको लाभदायक देंगे। तो बस एलटी गेट की बहुत जल्दी आपको आवेदन भरने को मिलेंगे। तो कृपया चैनल को सपोर्ट करिए। आप ही का चैनल एग्ज़ाम नगरी बिल्कुल निःशुल्क चैनल है। ये आपको एक भी पैसा नहीं देना, प्लस आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता है जो चाहिए आपको। प्लस हाँ, बस सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर कराइए, इतना कराइए कि अपने आपके दोस्त यार दोस्त हो या सगे संबंधी, उनसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे चैनल आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिओत, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या राधा कृष्ण दास? तो कौन कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करिए जाकर। और क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करा करिए। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना है जिससे आपको क्लास मिले। ठीक है, हरिदास हैं कि राम नरेश त्रिपाठी हैं, राधा कृष्ण दास हैं या श्रीधर पाठक हैं? तो देखिए इसका आंसर बताते हैं। इसके आंसर स्वच्छंदतावाद जो है, स्वच्छंदतावाद श्रीधर पाठक जी हैं इसके। हरिओत भी नहीं है, ये भी नहीं है, श्रीधर पाठक जी हैं। तो और देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो श्रीधर पाठक जी हैं ये 1859 और 1928 1859 से 1928 ईस्वी तक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। पूछ ले समय तो 1859 से 1928 तक के हिंदी खड़ी बोली के, किसके, हिंदी खड़ी बोली के, लिखा नहीं हिंदी खड़ी बोली के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे। बिनु पग
बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें अलंकार। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। 13 का समझ लीजिए पूरा पेपर ही है। तो इसका पंक्ति में बिनु पग मतलब बिना पैरों के चलना और बिना कान के सुनना में कार्य और कारण में संगति न होने के कारण असंगति अलंकार है। तो संगति इसमें बन नहीं पा रही है, इसलिए आपका इसमें असंगत अलंकार है। मतलब बिना पैरों के चलना और बिना कान के सुनना असंगति अलंकार है। चलिए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। चलिए इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या कहलाता है। तो देखिए, जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है वो सार्वभौमिक कहलाता है, सर्वज्ञ, सब जानने वाला। ठीक है। अतिदिंद्रिय शब्द का आशय क्या है? मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या इंद्रियों को वश में करने वाला। तो ये है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अति इंद्रिय मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर। ए नंबर आपका सही। सभी क्वेश्चन लाजवाब हैं। और आई हूँ एग्ज़ाम देख लीजिए कैसा पैटर्न आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत बार रिपीट हुए भी हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर भगीरथ मिश्रा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन है। चलिए बताइए। तो आचार्य इसके हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने। ठीक है। आंसर कौन है इसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय चिंताधारा के स्वाभाविक विकास का कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। 27 में आते हैं। 1 मिनट। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाट्य कृति के लेखक सुरेंद्र वर्मा जी हैं। इस नाटक में नारित्व की सार्थकता का तलाश की गई। तो क्वेश्चन आता है, तो आंसर इसके तो सुरेंद्र वर्मा जी हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। लेकिन कभी पूछे इस सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण में नाटक का जो है, इसमें नाटक में किसकी सार्थकता का है? तो आप कहेंगे नारीत्व की। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, किसकी? नारीत्व की। चलिए, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका, ये तो आपने बहुत बार किया होगा, तुरंत आप बता देंगे। दुखम सुखम जो उपन्यास है आपका, ये 2009 में कब आया है? 2009 ईस्वी में ममता कालिया इनका उपन्यास है। 2009 में किसका? ममता कालिया का उपन्यास। इनके अलावा इनके अन्य उपन्यास भी हैं, देख लेते हैं इनके अन्य उपन्यास। बेघर भी है, नरक दरक नरक भी है, प्रेम कहानी भी है, साथी भी, लड़कियां भी इन्हीं के उपन्यास है। 2009 में आया। किसका? दुखम सुखम ममता कालिया। नरक दरक, प्रेम कहानी, बेघर, साथी, लड़कियां। कुटिल का विलोम जटिल, रूढ़, वक्र, ऋजु। तो देखिए ये तो दोनों उसी पे बने हुए हैं, ये तो उसी। तो कुटिल का विलोम। ठीक है। ऋजु माने, देखिए एक तो विलोम आपको यही मिल गया, ऋजु माने सीधा, वक्र माने टेढ़ा। तो ऋजु का विलोम तो वक्र हो जाएगा, लेकिन कुटिल का विलोम आपसे पूछा गया। रुक जाइए एक मिनट। कुटिल का विलोम इसका भी होगा ऋजु सीधा। कुटिल माने होता है इसका भी कुटिल, वह कहते हैं ना बहुत कुटिल है, और कहेंगे बहुत कुटिल है। कुटिल माने खराब। और जो सीधा साधा आदमी होगा
उसको रिज कहेंगे। इसका भी यही है, ठीक है। चलिए, तो कुटिल का विलोम क्या है? रिज है, कुटिल का भी। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो जो रामानुजाचार्य हैं ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद बहुत बार पूछा गया है, 2021 में भी आए, 2013 और देख लीजिए कई एग्जाम में आया, 2011 में भी। अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद और द्वैतवाद। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्टता दैतवाद, विशिष्टता दैतवाद से है। इसके अतिरिक्त जो मध्वाचार्य का दर्शन दैतवाद है। दैतवाद किसका? मध्वाचार्य, मध्वाचार्य का है। और विष्णु स्वामी तथा वल्लभाचार्य का शुद्ध, ये शुद्ध दैतवाद किसका है? विष्णु स्वामी और विष्णु स्वामी का तथा वल्लभाचार्य का कौन सा है? वल्लभाचार्य का है द्वैतवाद, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो पूछा जाए कि शुद्ध द्वैतवाद किसका है? तो चलिए एक मिनट फिर से देख लेते हैं, आप लोग को समझ में आए, बस यही चाहते हैं। तो रामानुजाचार्य जो है ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो पूछ ले रामानुजाचार्य किसके प्रवर्तक है? तो आप कहेंगे श्री संप्रदाय के। रामानुजाचार्य का दर्शन है विशिष्ट द्वैतवाद, ये इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके अतिरिक्त मध्वाचार्य का दर्शन द्वैतवाद है, ये द्वैतवाद है मध्वाचार्य का, ठीक है। विष्णु स्वामी तथा वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, ये शुद्ध द्वैतवाद किसका है? विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद। और निम्बार्क का द्वैतवाद है। निम्बार्क का पूछ ले, निम्बार्क का, तो उनका द्वैतवाद है। निम्बार्क का द्वैतवाद। इसके जो मध्वाचार्य का, इसी में एक द्वैता और लगा दे, वो हो जाएगा निम्बार्क का। समझ में आ गया? चलिए, जिसने मृत्यु को जीत लिया कहलाता है। अरे तो आप तुरंत कह देंगे भैया मृत्युंजय है, ये तो बहुत सरल है ना। अमृत जो अमर है, ठीक है। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्म को जानने वाला, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। तो प्रत्यय उपसर्ग आप जानते हैं, नहीं तो बता देता हूँ। उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, शब्द के जो पहले लगे वो उपसर्ग होता है, जो शब्द के लास्ट में लगे वो क्या होता है? प्रत्यय। तो इसमें पूछा प्रत्यय रहित, तो इसमें प्रत्यय रहित आपका शब्द है अनुवाद, यही एक प्रत्यय रहित शब्द है। वाद से तो कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम? प्रबंध चिंतामणि, तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर प्रबंध चिंतामणि के मेरुतंग। तो थोड़ा इनके विषय में जान भी लेते हैं। जैन आचार्य मेरुतंग कौन है? जैन आचार्य हैं। सन 1304 में प्रबंध चिंतामणि, सन 1304 में इन्होंने किसकी रचना की? प्रबंध चिंतामणि की रचना की 1304 में। इस ग्रंथ में कुछ दोहे मुंज द्वारा रचित है। तो इस दोहे में जो कुछ इस ग्रंथ कुछ दोहे वो मुंज द्वारा रचित हैं। अब प्रबंध चिंतामणि में दुहा विधा में प्रतियोगिता करने वाले 2 चरणों की कथा है। दुहा विधा की प्रतियोगिता करने वाले 2 चरणों कथा, इसलिए इसे अपभ्रंश काव्य को दुहा विधा भी कहा जाता है। इसलिए अपभ्रंश काव्य को भी दुहा विधा कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, ब्रजभाषा कौन नहीं है? ब्रजभाषा क्षेत्र कौन नहीं है? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो जो ब्रजभाषा क्षेत्र का पूछा गया है 34, तो जो नहीं है इसका आंसर सरगुजा। ये ब्रजभाषा क्षेत्र का नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं। जो सरगुजा होती है छत्तीसगढ़ी बोली होती है। कौन सी होती है? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। सरगुजा छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। जो बोली है
ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अतः यह ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं, उत्तर प्रदेश के मथुरा ब्रजभाषा का है, आगरा है, ठीक है, और धौलपुरा, ये सब ब्रज भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए, आदिकाल को बीजोपन काल का नाम किसने दिया? आदिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। तो आप कमेंट में आंसर भी पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए, पहले इसका आंसर बता देते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवन काल का। देखिए, क्लास अगर अच्छी लग रही है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आपको डेली परीक्षा तक LTK, TG, PGT सभी के मॉक टेस्ट इसी तरह कराएंगे। क्लास लेना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी क्लास ले दीजिए, देख लीजिएगा और मॉक टेस्ट पूरे हल कर लीजिएगा। आपका सिलेक्शन पक्का है। हाँ, थोड़ा सा आपको ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। पेन कागज़ लेके लिखिए बैठिए और उसके साथ जो भी आप लिखे उसको दोहराइए ज़रूर। आपका सिलेक्शन पक्का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने आपके लिए दिया हुआ है मटेरियल, ठीक है। तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप ही का चैनल निःशुल्क चैनल है। आप इसके लिए अभी आ रही है सूत्रों के अनुसार पता चला है कि 51,000 प्लस प्राथमिक शिक्षा भर्ती भी आ रही, तो आपके लिए उसकी भी क्लास जल्दी चालू होगी। इतने मॉक टेस्ट करा दिए जाएंगे कि आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे, तो सिलेक्शन कैसे नहीं होता आपका। और जो टेट वाले बंधु हैं उनके लिए भी क्लास चालू होगी। चलिए, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर है, देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है और ये सरस्वती पत्रिका के संपादक, इसके सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में द्विवेदी जी की सेवा हिंदी जगत में अमर है। सरस्वती संपादक के रूप में द्विवेदी जी सेवा हिंदी की जगत में अमर है। तो सरस्वती भी इनसे रिलेटेड है, ये भी आपको पता चल गया। आर्द्र विलोम शब्द है। आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? नम, शुष्क, गीला, लचीला। तो आर्द्र का भैया शुष्क होगा, सूखा। चलिए, परुष का विलोम क्या होगा? 37। परुष का होगा कोमल। परुष तो मैंने कठोर होता है, जैसे कठोर यहाँ भी दिया गया है, इसका भी हो सकता है। जैसे अभी तक हमने पहले पढ़ाए थे, ऋजु वक्र वाला पढ़ाए थे, तो कुटिल माने जरा चालाक बड़ा वो, तो उसका सीधा। तो ऐसे परुष का विलोम कोमल, कठोर का भी कोमल होता है। चलिए, तदी समाज से किसका संबंध है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी GS GK से देखिए, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। केशव चंद्र सेन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये तो भारतीय पुनः जागरण के अग्रदूत हैं, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती जी का है, प्रार्थना समाज, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो तदी समाज से किसका संबंध था? तो तदी समाज से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का संबंध था। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तदी समाज से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का संबंध था। तदी समाज की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आ जाए, तदी समाज किसके है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। स्थापना पूछ ले तो स्थापना आप बताएंगे 1873 में। कब हुई थी? 1873 में। किसके द्वारा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा। चलिए, जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ तो आप तो बता देंगे। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो आप खट से कहेंगे अनुच्छेद 343। 343 है, लेकिन ये अनुच्छेद 343 से कहाँ तक है? 351 के का तक। 351 के का तक। इससे हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, ठीक है। चलिए, किस सूची में? 8वीं सूची में। चलिए, अकाल पुरुष गांधी के इस जीवन की रचना किसने की है? जैनेन्द्र अज्ञे, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचुए। तो अकाल पुरुष देख लेते, पहले इसके आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ। जैनेन्द्र ने की है अकाल पुरुष गांधी, इसके जीवनी की रचना। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कब की गई थी? 1968 में। 1968 में जैनेन्द्र जी के द्वारा। इसके लेखक जैनेन्द्र जी हैं
इस ग्रंथ में गांधी जी का जीवन चित्र है। अकाल पुरुष में किसका है? गांधी जी का जीवन चित्र है। 1968 में कभी पूछ ले। किसने की? जैनिन ने। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता, देखो साय में धूप, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो देख लेते हैं, इसके दुष्यंत कुमार लेखक हैं साय में धूप के। ठीक है, तो साय में धूप काव्य कृति के रचनाकार आधुनिक हिंदी के गजल सम्राट। तो पूछ लिया आधुनिक हिंदी का गजल सम्राट कौन है? आधुनिक हिंदी गजल सम्राट, तो आप कहेंगे दुष्यंत कुमार। इन्हीं की है साय में धूप की काव्य कृति। देखिए 2-3 क्वेश्चन बन गए। गजल सम्राट आधुनिक हिंदी का दुष्यंत कुमार है। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? 84 वैष्णव की यात्रा, भक्तमाल। भक्तमाल शायद दादू दयाल उनकी दादू दयाल ने। चलिए, छितई वार्ता, गोसाई चरित, मलुकदास की है शायद भक्तमाल। किसकी? आप कमेंट करिएगा, मुझे लगता है मलुकदास की है। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं, गोकुलनाथ की रचना का क्या नाम है? तो भैया यही नहीं होगी। रचना का नाम पूछा है, रचना का नाम पूछा है। ठीक है, तो जो 84 वैष्णव की वार्ता है, ये 84 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुलनाथ की रचना है। ठीक है, चलिए, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो एक जयदेव जानते होंगे, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, लेकिन ये अभिनव जयदेव नाम पूछा है। तो किस कवि को नाम जाना है? विद्यापति, भवभूत, रविदास, नरसिंह मेहता। भवभूत को नहीं जानते भैया, ये तो बहुत पुराने हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के रूप में जाना जाता है। इसके अन्य उपनाम हैं मैथिल कोकिल। अन्य उपनाम विद्यापति की भी देख लेते हैं। मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि रंजन, कवि कंठाहार भी है। जयदेव के गीत गोविंद के समान कवि कंठाहार भी है। जयदेव के गीत गोविंद के समान विद्यापति ने पदावली में श्री कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन किया। इस कवि का मन वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप में रमा है, अतः विद्वानों ने इसे अभिनव जयदेव की संज्ञा दी है। तो समझ में आ गया, कितनी चीज़ हमने बता दी। अगर कवि पूछे मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि रंजन, और ये अभिनव गोविंद किससे ली गया? तो जयदेव के गीत गोविंद से। ठीक है, उपदेश रसायन के रचयिता, तो उपदेश रसायन के रचयिता हैं जिन धर्म सूरी द्वारा प्रणीत उपदेश रसायन का रास है। यह अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। तो अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ आ जाए, रास जैसे रास ग्रंथ, तो आप कहेंगे जिन धर्म सूरी का उपदेश रसायन। 2-3 क्वेश्चन बन गए। अब भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ, इनमें से नीति एवं सदाचार, इसमें नीति एवं सदाचार संबंधी उपदेश हैं। क्या संबंधी हैं उपदेश रसायन में? नीति और सदाचार संबंधी उपदेश हैं। किनका? जिनधर सूरी का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? बताइए। कविता कौमुदी नरेश त्रिपाठी। तो देखिए, कविता कौमुदी नरेश त्रिपाठी सही है। हिमकीर्तनी माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, ये भी सही है। महाराणा प्रताप का युद्ध दिखाया गया है, अकबर ने अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, ये गलत है। रसवंती, तो रसवंती किसका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यूट्यूब के। ठीक है, सभी मैंने बता दिए, सही है, रसवंती गलत है। ओके, तो रसवंती बताइए, और बता दें रसवंती 1904 में लिखी गई है। अब किसकी काव्य कृति है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं तो बता ही दूंगा। चलिए, यहाँ से सेक्शन समाप्त होता है। आपको अच्छी क्लास लगी तो चैनल को ज़बरदस्त शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको क्लास मिलती रहे। जय हिंद, जय